प्रिय व्यूअर्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीवंत एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बतलाया था कि हमारा अगला वीडियो नई शिक्षा नीति 2020 पर केंद्रित होगा, तो लीजिए मैं कुमार संयम हाजिर हूँ आपके समक्ष नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संपूर्ण विवरण के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति के सभी पहलुओं का गहराई से अवलोकन करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आप लोगों को विभिन्न लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस सब्जेक्ट से जुड़े हैं वो उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित हमारा यह वीडियो 6 बिंदुओं पर केंद्रित है, जो इस प्रकार है। पहला परिचय है, यानी नीति के संदर्भ में बेसिक जानकारियां जो महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, नीति से संबंधित मुख्य बिंदु यानी जो बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। तीसरा, स्कूली शिक्षा से जुड़े प्रावधान अर्थात 5+3+3+4 से जुड़ी बातें। चौथा, उच्च शिक्षा से जुड़े प्रावधान यानी डिग्री से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव। पाँचवां, प्रावधानों के लागू होने की समय सीमा यानी कब तक यह नीति धरातल पर उतरेंगे। और अंतिम, नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली संभावित बाधाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हाल ही में 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। आपको बता दें, कुल 34 वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। दोस्तों, इसके पूर्व 1968 एवं 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 2019 में प्रकाशित किया गया था, जिसे कुछ संशोधनों के पश्चात कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। दोस्तों, हमारे परिचय से जुड़े तथ्य थे जिसे जानना आपके लिए आवश्यक था। दोस्तों, अब नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में 100 से अधिक कार्रवाई बिंदुओं पर अर्थात एक्शन पॉइंट्स का उल्लेख किया गया है, जिन पर अमल करके भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में अहम बदलाव किए जाएंगे। शिक्षा नीति के तहत भारत में शिक्षा पर होने वाले सरकारी खर्च को बढ़ाकर जीडीपी का 6% किया जाएगा। हालांकि वर्तमान में शिक्षा पर सरकार द्वारा जीडीपी का 4.4% खर्च किया जाता है। नीति के तहत उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में सकल नामांकन दर अर्थात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर 2035 तक 50% किया जाएगा। वर्तमान में उच्च शिक्षा में जीईआर यानी सकल नामांकन दर मात्र 26.3% है। सरकार द्वारा इस रेशियो को बढ़ाने के लिए 3.5 करोड़ नई सीटों की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, भारत की असाक्षर आबादी को इस नीति में विशेष महत्व देते हुए संख्या एवं अक्षर ज्ञान को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मूलभूत संख्यात्मक ज्ञान एवं साक्षरता हेतु राष्ट्रीय मिशन अर्थात नेशनल मिशन ऑन बेसिक न्यूमरेसी एंड लिटरेसी चलाई जाएगी। इस मिशन के तहत असाक्षर आबादी को कक्षा 3 के स्तर का संख्यात्मक एवं अक्षर ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इस नीति में सरकार द्वारा भारत में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग अधिकरण की स्थापना की जाएगी एवं नेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन फोरम का भी गठन किया जाएगा, जिसका कार्य देश में डिजिटल शिक्षा तंत्र को विकसित करना एवं समय अंतराल में सुझाव प्रदान करना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के लिए फी फिक्सेशन के लिए नए फ्रेमवर्क भी बनाए जाएंगे। इस नीति में देश में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की जाएगी। इसके पीछे सरकार की मंशा रिसर्च की प्रगति के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना एवं निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। इस नीति में सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को उनके स्कॉलरशिप की प्राप्ति पारदर्शिता एवं शीघ्रता आएगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं, अर्थात
उन क्षेत्रों में खस्ता हाल शिक्षा अवस्थिति को सुधारने के लिए स्पेशल एजुकेशन जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा ताकि वे क्षेत्र मुख्य धारा से जुड़ पाएँ। दोस्तों, इस नीति में समानता के भाव को भी ध्यान में रखा गया है एवं जेंडर गैप को खत्म करने के लिए जेंडर एजुकेशन फंड बनाया जाएगा, जो मुख्यतः महिलाओं और ट्रांसजेंडर की शैक्षणिक भागीदारी बढ़ाने के लिए फंडिंग का काम करेगा। दोस्तों, ये सारे तथ्य नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु थे। आइए अब शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से जुड़े प्रावधानों पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, स्कूली शिक्षा की 10+2 की संरचना से वर्तमान में हम सभी अवगत हैं, अर्थात 1 से लेकर 10 तक के सामान्य शिक्षा, जबकि 11वीं तथा 12वीं में विषय आधारित उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। दोस्तों, इस संरचना को नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया है एवं नई संरचना 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को लागू किया जाएगा। दोस्तों, 10+2 की संरचना में जहां करिकुलर को कक्षाओं में बांटा गया था, वहीं 5+3+3+4 संरचना को पढ़ाई के वर्षों में बांटा गया है, अर्थात अब 12वीं तक की स्कूली शिक्षा 12 वर्षों की बजाय 15 वर्षों में पूरी हो पाएगी। दोस्तों, 5+3+3+4 संरचना को आप स्लाइड में दिए गए डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, आप इस नीति पर गौर करें तो पाएंगे कि औपचारिक रूप से 3 से 5 साल के बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा। इस नीति का मकसद बच्चों में तीव्र मानसिक विकास करना मूल रूप से संदर्भित है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए NCERT के द्वारा नेशनल करिकुलर एंड पैडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्थात NCPF-ECCE को डिज़ाइन किया जाएगा। यह डिज़ाइन मुख्यतः आंगनबाड़ी तथा प्री स्कूलों में पाठ्यक्रम के तौर पर लागू किए जाएंगे। इस नीति में भाषा पर बल देते हुए क्लास 5 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, अर्थात मातृभाषा ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे। दोस्तों, नीति में त्रिभाषा फॉर्मूलों को लागू किया जाएगा, जो कि कठोर नहीं होंगे। तीनों भाषाओं में से कम 2 भाषाओं का भारतीय होना आवश्यक होगा। आपको बता दें, संस्कृत को अतिरिक्त भाषा के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा एवं विदेशी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर चुना जा सकेगा। दोस्तों, इस प्रकार हम देखें तो पाएंगे कि काफ़ी हद तक राज्यों को भाषा के चयन की प्राथमिकता प्रदान की गई है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि विद्यार्थियों के पोषण के विषय में यह नीति क्या कहती है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ मुफ्त सुबह का नाश्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। नीति का इसके पीछे 2 उद्देश्य है, जिसमें पहला तो पोषण, वहीं दूसरा स्कूल से ड्रॉप आउट को रोकना भी शामिल है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन तथा इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की गई है, अर्थात अब क्लास 6 से ही विद्यार्थियों को वोकेशनल, कॉमर्शियल एवं इंटर्नशिप जैसी व्यवस्थाएं प्रदान किए जाएंगे। साथियों, आपको बता दें, इस नीति के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं की संरचना में भी बदलाव किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को आसान एवं अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए बोर्ड परीक्षाओं को सेमेस्टर वाइज अथवा अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। देश में स्कूली प्रशासन को पारदर्शी बनाने हेतु इस नीति में विशेष व्यवस्था की गई है। एक स्वतंत्र निकाय होंगे जो निजी एवं सरकारी दोनों विद्यालयों का नियमन कर सकेंगे। दोस्तों, ये सभी तथ्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से जुड़े प्रावधान थे। अब हम शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा से जुड़े प्रावधानों की चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति में 3 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री के जगह पर 4 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री को लागू किया जाएगा। नई नीति में एमफिल का कोर्स बंद कर दिया जाएगा और अब इस प्रकार विद्यार्थी 1 से 2 वर्ष के मास्टर डिग्री के बाद सीधे PhD कर सकेंगे। साथियों, आपको बता दें, अंडर ग्रेजुएट शिक्षा के पाठ्यक्रम को ज़्यादा समग्र, बहुआयामी, रिसर्च आधारित और मल्टीडिसिप्लिनरी भी बनाया जाएगा, अर्थात अब छात्रों को विषयों के चयन में ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगी। अब विद्यार्थी डिग्री के दौरान किसी भी वर्ष पढ़ाई छोड़ सकेंगे। आपको बता दें, विद्यार्थी जिस भी वर्ष पढ़ाई छोड़ेंगे उन्हें उस वर्ष तक का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। नीति के अंतर्गत एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है,
जिसके माध्यम से छात्रों के एकेडमिक ट्रांसफ़र सिस्टम को सही ढंग से संचालित किया जाएगा। उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में शामिल हैं शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति होगी, उच्च शिक्षा के नियमन हेतु एकल नियामक संस्था होगी, परंतु ध्यान रहे इसमें कानून एवं मेडिकल शिक्षा को बाहर रखा गया है। अर्थात अब अलग अलग नियामक संस्थाएं नहीं वरन एक एकल नियामक संस्था ही शीर्ष होगी। विश्वविद्यालयों के प्रशासन हेतु अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से उनके प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। कॉलेजों अर्थात महाविद्यालयों के एफिलिएशन को मजबूत करने और नियंत्रित करने हेतु एफिलिएशन सिस्टम को अपनाया जाएगा। आपको बता दें, बड़े बदलाव में बीएड की पढ़ाई में परिवर्तन किया गया है। अब नई नीति के तहत इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को प्रचलित किया जाएगा और 1 या 2 वर्षीय बीएड कोर्स के स्थान पर 4 वर्षीय बीएड कोर्स की व्यवस्था होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थियों के द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों का लेखांकन अपने कॉपी में अवश्य रूप से किए जा रहे होंगे, ताकि आपको रिवीजन करते समय सहायता प्राप्त हो सके। तो अभी आपने नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा से जुड़े प्रावधानों को समझा। अब हम इस वीडियो के 5वें बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के लागू होने की समय सीमा के बारे में जानेंगे, अर्थात अवलोकन करेंगे कि ये नवीन प्रावधान कब तक धरातल पर उतरेंगे। नई शिक्षा नीति के सभी प्रावधान 2040 तक पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगे। हालांकि कुछ प्रावधान त्वरित रूप से लागू होंगे। उदाहरण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े बदलावों की शुरुआत केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस द्वारा शुरू की जाएगी। उदाहरण के लिए 4 वर्षीय बैचलर्स डिग्री की शुरुआत 2020-21 के शैक्षणिक सत्र से लगभग 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, दूसरे शिक्षण संस्थान अपने वर्तमान स्थिति में ही रहेंगे। आइए जानते हैं क्या है राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों, राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी का गठन हाल के वर्षों में किया गया है। दिसंबर 2020 से ही यह एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेना शुरू कर देगा। इसके अलावा मूलभूत संख्यात्मक ज्ञान एवं साक्षरता पर राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन इसी वर्ष के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। तो साथियों, अभी आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के लागू होने की समय सीमा को जाना। अब हम इस वीडियो के अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में आने वाली संभावित बाधाएं क्या हैं। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है और चूंकि यह नीति कानून नहीं एकमात्र नीति है, तो ऐसे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य समन्वय आवश्यक होंगे। इस नीति को लागू करने के लिए दूसरी बाधा वित्तीय स्थिति को लेकर हो सकती है। वर्तमान में कोविड-19 के मार को संपूर्ण विश्व झेल रहा है और ऐसे में खस्ताहाल भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। तीसरी बाधा के रूप में भाषा आधारित समस्याएं आ सकती हैं, अर्थात भारतीय भाषाई विविधता में नई शिक्षा नीति कितने खरे उतरता है, ये आगे दृष्टिगत होंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि क्लास 5 तक मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की प्राथमिकता क्षेत्रीय स्तर पर भाषा की विविधता एवं भाषा को लेकर होने वाले क्षेत्रीय राजनीति के बीच संतुलन की आवश्यकता होगी। हमने इस नीति में देखा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को संचालित करने हेतु बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात की गई है, परंतु ऐसा करने के लिए केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन करने पड़ेंगे, जो थोड़ा पेचीदा हो सकता है। एफिलिएटेड कॉलेजों को ऑटोनोमस डिग्री कॉलेज में बदलने का कार्य भी थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए लंबा वक्त और बड़ा निवेश जरूरी होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार को पहल करनी होगी। तो दोस्तों, इस छठे और अंतिम बिंदु की समाप्ति के साथ ही हमारा आज का टॉपिक नई शिक्षा नीति 2020 भी समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले मैं
आज के इस टॉपिक से जुड़े एक सब्जेक्टिव सवाल आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करा रहा हूँ। सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वांछित सुधारों के आगे यह कितना कारगर साबित हो सकता है? भारत में नई शिक्षा नीति मानव विकास के उत्थान में किस प्रकार अपनी भूमिका को अदा कर सकता है? दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। दोस्तों, मैं कुमार संयम एवं मेरा चैनल जीवंत एजुकेशन में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं एवं नए वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें और पहुंचते रहें। धन्यवाद।